दोस्तों बात है 3 नवंबर साल 1988। अपने नीले समंदर और चमकीले बीचेस के लिए मशहूर मालदीव के रातों की नींद उड़ गई जब अचानक से चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंजने लगी। उस रात राजधानी माले की सड़कों पर हाईटेक हथियारों से लदे नकाबपोश आतंकी खुलेआम घूम रहे थे। कुछ ही वक्त में माले में अफरा तफरी मच गई। माले से दुनिया भर में फोन जाने लगे थे। उन्हीं में से एक कॉल भारत में मालदीव डेस्क के इंचार्ज ज्वाइंट सेक्रेटरी कुलदीप सहदेव के पास भी गया। मालदीव संकट में था और भारत से मिलिट्री एक्शन की मांग की जा रही थी। कुछ देर में दिल्ली हरकत में आ गई थी। तत्कालीन पीएम राजीव गांधी ने सेना को मालदीव में जाने के आदेश दे दिए। मालदीव को इस संकट से निकालने के लिए अभियान चलाया गया और इस अभियान का नाम था ऑपरेशन कैक्टस। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसकी तारीफ दुनिया भर में हुई और भारतीय सेना ने दुनिया भर में अपनी ताकत और सूझबूझ का लोहा मनवाया। तो आखिर क्या हुआ था मालदीव में जिसकी वजह से मालदीव को मिलिट्री हेल्प की ज़रूरत पड़ी? चलिए जानते हैं। इस घटना को समझने के लिए हमें मालदीव के पॉलिटिकल हिस्ट्री को समझना होगा। ये कहानी भारत के आज़ादी के 23 साल बाद की, यानी कि 1965 की, जब मालदीव को अंग्रेजों से आज़ादी मिली। इसके करीब 3 साल बाद एक जनमत संग्रह कराया गया जिसमें जनता ने 800 साल पुरानी राजशाही का अंत करते हुए लोकतंत्र को चुना। इब्राहिम नासिर मालदीव के पहले राष्ट्रपति बने। हालांकि जनता ने जिन उम्मीदों के साथ इब्राहिम नासिर को राष्ट्रपति बनाया था, नासिर उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। नासिर ने देश का पैसा विकास के कामों में ना लगाकर अपने विकास में ज़्यादा लगाया। इसके बाद मालदीव के लोगों ने और विपक्षी पार्टियों ने नासिर का विरोध करना शुरू कर दिया। राजनीतिक विवाद और आर्थिक मसलों ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि नासिर देश का पैसा लेकर सिंगापुर भाग गया। जिसके बाद 1978 में यहाँ इलेक्शन हुए और अब्दुल गयूम देश के दूसरे राष्ट्रपति चुने गए। अब्दुल गयूम 1978 से 2008 तक, यानी कि 30 सालों तक मालदीव के राष्ट्रपति रहे। हालांकि 30 सालों का ये सफ़र इतना आसान नहीं था। दरअसल सत्ता में आने के बाद से ही उनके गवर्नमेंट को गिराने की साजिशें होनी शुरू हो गई थी। इसकी पहली कोशिश 1980 में की गई जो सफल नहीं हुई। फिर दूसरा षड्यंत्र 1983 में किया गया, लेकिन इस बार भी कोशिश नाकामयाब रही। इसके तीसरी साजिश रची गई 1988 में। ये साजिश बहुत बड़े स्तर पर और बड़े प्लान के साथ एग्जीक्यूट की गई थी। इसमें प्रेसिडेंट को सीधे टारगेट किया गया जिसमें उनकी जान बाल बाल बची और इसका श्रेय जाता है इंडियन मिलिट्री के ऑपरेशन कैक्टस को। अब जानते हैं कि किन परिस्थितियों में ऑपरेशन कैक्टस की शुरुआत हुई। दोस्तों 3 नवंबर 1988 को प्रेसिडेंट गयूम एक सरकारी दौरे पर भारत के लिए निकले थे और उनको लाने के लिए एक भारतीय विमान दिल्ली से माले के लिए उड़ान भर चुका था। अभी वह आधे रास्ते में ही था कि तत्कालीन पीएम राजीव गांधी को इलेक्शन के सिलसिले में दिल्ली से बाहर जाना पड़ता है। फिर राजीव गांधी ने गयूम से बात कर तय किया कि वह फिर कभी भारत आएं। दौरा टल जाने से गयूम को दुख होता है, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि कुछ और लोग भी हैं जो उनसे ज़्यादा दुखी थे। जी हाँ, और वे थे उनके खिलाफ साजिश करने वाले लोगों का समूह। दरअसल उनका प्लान था कि गयूम के अब्सेंस का फ़ायदा उठाया जाएगा और मालदीव पर कंट्रोल कर लिया जाएगा। अब दौरा रद्द होने से ये प्लान फेल होता नजर आ रहा था, लेकिन गयूम के खिलाफ प्लान करने वाले श्रीलंकन एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन तमिल ईलम यानी कि प्लोटे के नेता महेश्वरन और व्यापारी अब्दुल्ला लतूफ़ी थे। इन सब ने तय किया कि बगावत को रोका नहीं जाएगा। इन सब के पीछे था इब्राहिम नासिर, वही जो मालदीव का पहला प्रेसिडेंट था। नासिर मालदीव से चले तो गए पर मालदीव पर शासन करने का अपना सपना नहीं छोड़ा। लतूफ़ी नासिर का पुराना साथी था, जबकि महेश्वरन कभी LTTE प्रमुख प्रभाकरन का लेफ्टिनेंट हुआ करता था। इन सब की पहले प्लानिंग ये थी कि विद्रोह के समय गयूम माले में ना हो। इसके लिए प्लोटे के करीब 200 आतंकी पहले ही टूरिस्ट के रूप में मालदीव पहुंच गए थे। इस समय मालदीव में भारत के हाई कमिश्नर थे AK बैनर्जी, जो पहले ही गयूम की यात्रा को लेकर दिल्ली पहुंच चुके थे। इन आतंकियों ने आते ही
सबसे पहले गवर्नमेंट्स की मेजर बिल्डिंग्स को कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। इसके साथ ही सभी एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, टेलीकम्युनिकेशन सेंटर्स पर कंट्रोल कर लिया। उनका मकसद प्रेसिडेंशियल पैलेस को कंट्रोल करना था। इसकी सूचना जल्द ही गयूम तक पहुंच जाती है और जल्द ही मालदीव की सेना ने गयूम के किसी सेफ प्लेस पर उन्हें पहुंचा दिया जाता है। इसके बाद प्रेसिडेंट की टीम ने दूसरे देशों से हेल्प मांगने का डिसीजन लिया। उन्होंने पाकिस्तान, श्रीलंका, सिंगापुर, यूएसए, यूके और इंडिया को कॉल किया। श्रीलंका, पाकिस्तान और सिंगापुर ने यह कहकर मना कर दिया कि उनके पास सफिशिएंट मिलिट्री नहीं है और यूएसए एंड यूके ने डायरेक्ट इंटरवेन करने से मना कर दिया। इसके अलावा यूएसए का नियरेस्ट मिलिट्री बेस इंडियन ओशन में डियागो गार्सिया में था, जहां से मालदीव में किसी भी तरह की हेल्प पहुंचने में 2 से 3 दिन लग जाते। अब बच गया इंडिया। इंडिया को जैसे ही इसकी खबर लगी वह हेल्प के लिए तैयार हो गया। पीएम राजीव गांधी ने तुरंत अपने सभी प्लान्स को कैंसिल कर दिया और उसी वक्त इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। समय ज़्यादा नहीं था, जो भी करना था जल्दी करना था। इसीलिए पीएम राजीव गांधी ने होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम से एनएसजी भेजने को कहा। लेकिन इसी बीच एयर मार्शल सूरी ने अपना फीडबैक देते हुए कहा कि ऑपरेशन में एयर फोर्स की भी जरूरत पड़ सकती है। जिसके बाद आर्मी चीफ जनरल वीएन सिंह ने पीएम को भरोसा दिलाया कि ऑपरेशन के लिए पैराशूट ब्रिगेड सही रहेगी। भारत के लिए यह पहली बार था कि उसकी सेना को ऐसा टास्क मिला। इस टास्क को पूरा करने के लिए मालदीव के बारे में पूरी जानकारी जुटानी जरूरी थी और इत्तेफाक से एके बनर्जी उस वक्त दिल्ली में ही उपस्थित थे। वो शाम 4 बजे ही दिल्ली से आगरा पहुंच गए, क्योंकि इंडियन आर्मी की पैराशूट ब्रिगेड का हेडक्वार्टर आगरा में ही था। ऑपरेशन की शुरुआती तैयारी में उन्होंने बहुत हेल्प की। इंडिया के लिए यह मुश्किल भी था कि उनके पास मालदीव का मैप नहीं था। ऐसे में कहीं से कॉफी टेबल बुक और टूरिस्ट मैप से इंफॉर्मेशन जुटाई गई। पहले प्लान बनाया गया कि सोल्जर्स प्लेन से पैरा ड्रॉपिंग करेंगे, लेकिन जब 50 पैरा से ये पूछा गया तो उन्होंने मना कर दिया। वजह यह थी कि मालदीव में बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स का होना और पैरा ड्रॉपिंग के दौरान हवा सोल्जर्स को कहीं दूर ले जा सकती थी। इधर विदेश मंत्रालय में लगातार मालदीव के अपडेट्स आ रहे थे, जिससे पता चला कि माले एयरपोर्ट पूरी तरह से मिलिटेंट्स के कब्जे में है। जिसके बाद मालदीव पहुंचने का एक ही रास्ता बच गया था और वो था हुलहुले आइलैंड। दोस्तों, हुलहुले आइलैंड माले के पास का ही एक आइलैंड है। सारी सिचुएशन को परखते हुए बहुत ही कम समय में इंडिया ने प्लान बनाया, पैरा ट्रूपर्स को तैयार किया गया और शुरू हुआ ऑपरेशन कैक्टस। यह ऑपरेशन 3 नवंबर 1988 को शुरू होता है। इसके लिए फारूक बुलसारा के कमांड में इंडियन पैरा कमांडोज आगरा एयरफोर्स स्टेशन से निकलते हैं। ब्रिगेडियर फारूक बुलसारा आगरा में 50 पैरा ब्रिगेड के कमांडर थे। उनके पास 3 पैराशूट बटालियंस थी, 3, 6 एंड 7 पैरा। उन्होंने 6 पैरा को लीड और 3 पैरा को बैकअप के रूप में रखा। ये लोग आगरा से नॉन स्टॉप उड़ान भरकर लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रेसिडेंट गयूम के द्वारा मदद की गुहार के बाद बस 9 घंटों के अंदर इंडियन मिलिट्री उनको बचाने के लिए मालदीव की ज़मीन पर पहुंच चुकी थी। सोल्जर्स के पास 70 से 80 पैराशूट्स थे। प्लानिंग की गई कि ज़रूरत पड़ने पर पहले पैरा ट्रूपर्स जाएंगे, उसके बाद प्लान को लीड किया जाएगा और इंडियन प्लेन को हुलहुले एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। उनका अंदाज़ा सही निकला, मिलिटेंट इस आइलैंड पर मौजूद नहीं थे। लैंड करते वक्त रात हो चुकी थी। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए सबसे पहले 2 टीम्स बनाई गई। एक टीम को एयरपोर्ट सेफ रखने का जिम्मा दिया गया, जबकि दूसरी टीम का जिम्मा माले को आज़ाद कराना और प्रेसिडेंट को सेफ लाना था। दूसरी टीम लोकल बोट्स का यूज़ करते हुए माले की ओर रवाना हो जाती है। माले पहुंचते ही टीम 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई। एक टीम प्रेसिडेंट की तलाश में निकली और एक टीम मिलिटेंट की तलाश में। आधी रात तक माले के मेन कोस्ट सिक्योर हो चुके थे। इंडियन सोल्जर्स सावधानी से एक एक जगह की तलाशी लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ जगहों पर मिलिटेंट से सामना हुआ, जिसमें जवानों की जीत हुई। लगभग 2:10 पर भारतीय जवान उस
सेफ हाउस पर पहुंचे जहां पर प्रेसिडेंट अब्दुल गयूम को छुपाया गया था। वहां पहुंचते ही प्रेसिडेंट गयूम को सेफली रेस्क्यू कर लिया गया। उनको इंडिया ले जाने की बात की गई, लेकिन उन्होंने इंडिया जाने से साफ मना कर दिया। वह अपने देश को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि उन्हें नेशनल सर्विसेज हेडक्वार्टर तक पहुंचा दिया जाए, जो उस वक्त बाकी जगहों की तुलना में ज़्यादा सेफ था। और ऐसा ही किया गया। सुबह 4 बजे के आसपास वह नेशनल सर्विस हेडक्वार्टर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रिगेडियर बुलसारा से पीएम राजीव गांधी को फ़ोन लगाने को कहा। फ़ोन पर अब्दुल गयूम ने राजीव गांधी को थैंक्स कहकर आभार व्यक्त किया। इस एक रात में ही पूरा पासा पलट गया और पूरी कहानी ही बदल गई। लेकिन कहानी अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई थी। अभी इस मिशन का एक पार्ट ही सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ था। मिलिटेंट को मालदीव से बाहर निकालना अभी बाकी था। अब शुरू होता है इंडियन मिलिट्री वर्सेस मिलिटेंट। अब तक और मिलिटेंट मालदीव पहुंच चुके थे। उन्हें इंडियन मिलिट्री के प्रेजेंस का भी पता चल गया था। बस फिर क्या था, अब मुकाबला आमने सामने का था। इंडियन फोर्सेस ने मिलिटेंट्स पर हमला बोल दिया। मिलिटेंट्स ने जब देखा कि वह इंडियन फोर्सेस का सामना नहीं कर पाएंगे, तो वे सब कुछ छोड़कर भाग खड़े हुए। कुछ मिलिटेंट्स तो वहीं पकड़े गए जिन्हें इंडियन फोर्सेस ने मालदीव सिक्योरिटीज फोर्सेस को वहीं सौंप दिया। लेकिन कुछ मिलिटेंट्स ने एक टूरिस्ट बोट को हाईजैक कर लिया और श्रीलंका की ओर भागने लगे। लेकिन उस वक्त तक इंडियन नेवी भी मालदीव में इस ऑपरेशन के लिए निकल चुकी थी। आगे चलकर हाईजैक बोट का सामना हुआ इंडियन नेवी फ्रिगेट INS गोदावरी और INS बेतवा से। दोनों के बीच काफ़ी क्लैशेस हुए, जिसमें लगभग 19 मिलिटेंट मारे गए। इसके अलावा 2 हॉस्टेज की जान भी चली गई। इसी दौरान माले आइलैंड से भी सभी मिलिटेंट्स का सफाया कर दिया गया। इसके साथ ही इस कूप का मास्टरमाइंड अब्दुल्ला लतूफ़ी भी पकड़ा गया। इसी आखिरी जंग के साथ मालदीव पूरी तरह से सेफ हो गया था। इंडियन आर्मी की इंटेलिजेंस और इमीडिएट रेस्पॉन्स ने इंडियन ओशन में एक पॉलिटिकल क्राइसिस आने से बचा लिया। अब्दुल गयूम के रिक्वेस्ट पर इंडियन आर्मी लगभग 1 साल तक वहीं रही, ताकि फिर कोई भारत के दोस्त की ओर आंख उठाकर ना देख सके। दोस्तों, आज़ादी के बाद विदेशी धरती पर यह भारत का पहला ऑपरेशन था जो सफल भी रहा। पूरी दुनिया ने भारत की हिम्मत को देखा था। इंडियन आर्मी ने वो कर दिया था जिसे करने से दुनिया की सुपर पावर्स ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, और वो भी इतनी जल्दी और बिना जान माल के नुकसान के। दुनिया ये देखकर हैरान थी। USA प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने भारत के इस एक्शन की सराहना करते हुए इसे रीजनल सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा योगदान भी कहा। हालांकि साउथ एशिया में भारत के कुछ पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका ने इसका विरोध भी किया। इसके बाद गयूम की गवर्नमेंट एक बार फिर से सत्ता में आई और इंडिया मालदीव रिलेशंस पहले से और ज़्यादा मजबूत हुए। राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए भारत ने ऑपरेशन कैक्टस किया। 18 घंटों में किया गया ये ऑपरेशन आज भी भारत के सबसे सफल ऑपरेशंस में से एक गिना जाता है। जय हिंद।